आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है श्वसन। इससे पहले आप लोगों को चैप्टर 1 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सबका विश्लेषण दे चुका है। इस चैप्टर में हम लोग श्वसन चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके साथ साथ जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सबका विश्लेषण देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इसका राइट आंसर होगा ग, ग्लूकोज। आप याद रखिएगा, ग्लूकोज का उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ आप लोग ग्लूकोज के सूत्र भी याद रखेंगे। ग्लूकोज के सूत्र होगा C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज के सूत्र से भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर है सुक्रोज। तो सुक्रोज आप जो भी खाद्य पदार्थ देखते हैं उस खाद्य पदार्थ में सुक्रोज पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा गन्ना में क्या मिलता है, तो गन्ना में सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? इसका आंसर होगा विसरण प्रक्रिया के द्वारा। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग पदार्थ एक साथ मिल जाता है और यह अपने आप ही मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं स्वतः मिलना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पदार्थ है और यहाँ पर भी कोई पदार्थ है, लेकिन इसमें इसकी संख्या कम है और यहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा है। मान लें कि यहाँ पर बहुत सारा गैस है और यहाँ पर भी गैस है, लेकिन यहाँ पर गैस की जो सघनता है वह कम है, अतः यहाँ से अपने आप ही गैस इधर की तरफ आ जाएगी और दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। इस क्रिया को विसरण बोलते हैं। इसमें बाहरी कोई भी प्रकार के हम लोगों के द्वारा बल नहीं लगाया गया है, ये अपने आप ही स्वतः क्या हो गई, मिल गई है। इसी क्रिया को विसरण कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। बात हो रहा ट्रेकिया के। जब आप श्वसन अंग तंत्र को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि मनुष्य के जो श्वसन अंग तंत्र है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि मनुष्य में एक ट्रेकिया मिलता है। जब मनुष्य खाना खाता है और जब मनुष्य सांस लेता है तो श्वास और भोजन दोनों के रास्ता एक ही होता है, लेकिन बाद में जाकर के वह रास्ता बढ़ जाता है। जैसे जब मनुष्य खाना खाता है तो आप जैसे देख सकते हैं, यह मान लेते हैं यह मनुष्य के एक संकेतात्मक डायग्राम है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संरचना है वो एक संरचना है। ये रास्ता जो देख रहे हैं एक ही रास्ता है। इसी रास्ता के द्वारा भोजन आता है और इसी रास्ता के द्वारा श्वास भी आता है, लेकिन बाद में यह दो हिस्सा में बढ़ जाता है। यह दो हिस्सा में बढ़ जाता है। एक हिस्सा आगे जा करके यह फेफड़ा में पहुंचता है और यह श्वास मार्ग बन जाता है, जबकि ये वाला हिस्सा आगे जा करके यह आहार नाल से मिल जाता है और यहाँ से भोजन का रास्ता स्टार्ट हो जाता है और इस रास्ते से भोजन जाता है, जबकि इस रास्ते से श्वास श्वसन क्रिया होती है, श्वास जाता है, यदि वायु के प्रवाह इधर से होता है। तो इस वाले हिस्सा को, ये जो देख रहे हैं, यही वाला हिस्सा ट्रेकिया कहलाता है। तो जो ट्रेकिया होता है इंसान के, वो ट्रेकिया उपास्थि के बने अपूर्ण वलय से घिरे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो मनुष्य का ट्रेकिया है, यह ट्रेकिया एक गोल तरह के आधा गोल तरह से कार्टिलेज से घिरे होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रेकिया है, तो इस टाइप से हुक टाइप के, मेरे हाथ को देखिए, अब हुक टाइप के जो सी आकार के हैं उसी टाइप के क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, पीछे से घिरे होते हैं। इस तरीक़े से ये क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और ये जो ट्रेकिया है, यही ट्रेकिया बाद में जा करके आगे दो हिस्से में बढ़ जाती है और ये फेफड़ा में जा करके मिल जाती है। ये फेफड़ा में जाकर क्या होगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रेकिया देख रहे हैं वो ट्रेकिया उपास्थि से बने हुए अपूर्ण वलय से मिलकर बनती है। एक शब्द यहाँ पर आया उपास्थि। एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। जो हमारे नाक, हमारे कान में आप जो हड्डी देखते हैं, हालांकि वो हड्डी नहीं होता है, लेकिन जो मुलायम भाग देखते हैं वह मुलायम भाग ही उपास्थि कहलाती है। अगर आप अपने कान को छुएंगे और उस कान को अगर मोड़ेंगे तो आसानी से वह कान मुड़ जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा नाक है, वो नाक को भी इधर से उधर क्या कर सकते हैं हम, मतलब हटा सकते हैं। तो वो जो संरचना है जिससे नाक और कान बना हुआ है वह उपास्थि कहलाता है और वह मुलायम संरचना होती है, जबकि जो अस्थि है वह अस्थि एक कठोर संरचना होती है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, मनुष्य के जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया में उपास्थि के बने अपूर्ण वलय होता है। अपूर्ण वलय का सेंस है आधा। ये पूरा तरीका से उधर से गोल नहीं है। जैसे देखिए, इस प्रकार के जो वलय है वो अपूर्ण है, आधा है, सी आकार के होता है। इस प्रकार के सी आकार के होता है जो हुक करके रखता है। आप घर में देखते होंगे कोई कोई ऐसा संरचना होगा जो हुक करके पेच जैसा फंसा के रखा जाता है। इस टाइप से ये आधा है, ये पूरा ऐसे करेंगे तो गोल हो जाएगा। तो ये उपास्थि
ये उपस्थिति का क्या होता है, बना होता है और ट्रेकिया को फैला कर रखता है, सुकून नहीं देता है। अगर ऐसा कभी होगा कि ये नहीं रहता तो यह जो पाइप है, ये जो ट्रेकिया है, ये क्या होता है, आपस में चिपक जाता है और आपस में चिपकने पर यह परिणाम निकलता है कि इस मार्ग से श्वास नहीं आ पाता और उस जीव के मृत्यु हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय होता है। बात करें ट्रेकिया के, तो जो ट्रेकिया है वो मनुष्य में ट्रेकिया के लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास 16 mm होता है। ये जो देख रहा है ट्रेकिया, इस ट्रेकिया के मनुष्य की बात हो रहा है। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है तथा व्यास यानी व्यास इस पाइप के जो चौड़ाई होता है वह होता है 16 mm। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। विघटन का सेंस है, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो खाद्य पदार्थ बड़े अणु से छोटे अणु में बदल जाते हैं। बड़े अणु से क्या होता है, छोटे कण में टूट जाते हैं और जब बड़े कण को छोटे कण में तोड़ा जाता है तो उस क्रिया को विघटन कहा जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव वाले भाग में होती है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव वाले भाग में होता है। देखिए यहाँ पर दिया अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में श्वसन, यानी वैसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है। और एक होता है वायवीय श्वसन। जो श्वसन होता है उस श्वसन के दो चरण होता है। श्वसन के दो चरण होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के मतलब है वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, यानी इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन पूछ रहा है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। याद रखेंगे, यह कोशिका द्रव में, ये वाला द्रव, इस द्रव का मतलब होता है पदार्थ और ये जो द्रव है उस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। जैसे पानी द्रव है, देखिए, तो पानी द्रव मतलब पानी पदार्थ है, तो द्रव की अवस्था, अगर अवस्था पूछेगा तो पानी इस अवस्था में द्रव अवस्था में, जबकि पानी भी एक पदार्थ है तो पानी भी क्या है, द्रव है। तो कोई भी पदार्थ, जैसे कि पेंसिल क्या है, तो पेंसिल ठोस अवस्था में है, लेकिन यह भी क्या है, एक प्रकार के पदार्थ है और पदार्थ को ही द्रव कहा जाता है। तो यहाँ पर आधा व और यर है, तो समझिए कि ये पदार्थ की बात बोल रहा है, लेकिन ये वाला जो द्रव है उस द्रव का मतलब होता है लिक्विड, तरल रूप में, जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, वो सब इस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। यहाँ पर बात हो रहा है कोशिका द्रव के। तो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कोशिका के बारे में। जैसे मान लेते हैं कोई भी कोशिका है, ये कोई कोशिका है, तो इस कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, उसमें केंद्रक होता है, उसमें आपको देखिएगा तो इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बहुत प्रकार के, समझिए इस कोशिका में क्या होता है, अंग होता है। मान लेते हैं लाइसोसोम वगैरह, बहुत प्रकार के अंग होता है। ये जो कोशिका है यह एक झिल्ली से घिरा होता है। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो मेन जो होता है शुद्ध रूप से जो विकसित कोशिका होता है वह विकसित कोशिका में यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है क्योंकि इस कोशिका में बहुत सारे अंग मिलेगा। तो ये जो झिल्ली देख रहे हैं, इस झिल्ली के अंदर ये जो केंद्रक है उसको छोड़ करके जितने भी अंग है और जितने भी पदार्थ है उन सभी को अगर मिला देंगे तो उसे हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव के नाम से जानेंगे। अगर पूछा कोशिका द्रव क्या है, तो कोशिका के जो झिल्ली है उस झिल्ली के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं और कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, कोशिका के भी बहुत सारा अंग होता है। तो इसमें क्या होता है कोशिका द्रव में कि केंद्रक को अगर हम हटा देंगे तो उसके बाद जो भी पदार्थ बच रहा है उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। यहाँ पर द्रव का मतलब होता है पदार्थ। यहाँ पर दिया माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, अवायवीय श्वसन होता है कोशिका द्रव में, जबकि वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे पूछे कि श्वसन क्रिया संपन्न कहाँ होती है तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। कोशिका के रसोई घर, कोशिका के किचन या कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये भी याद रखेंगे, जो वायवीय श्वसन है वो संपन्न कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ से बहुत सारे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हरित लवक क्या है? हरित लवक एक ऐसा लवक है जिसके द्वारा पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, याद रखेंगे, फिर भी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिए, मनुष्य क्या करता है, एक बार ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर एक बार सांस छोड़ता है, यानी सांस एक बार लेता है और फिर सांस छोड़ता है। तो जब मनुष्य सांस जब लेता है तो मनुष्य को सांस लेने के प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्वास। जब मनुष्य सांस लेता है तो हम उसे बोलते हैं प्रश्वास, और फिर थोड़ी देर के बाद वो सांस छोड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उच्छ्वास।
श्वास। तो एक हो गया प्रश्वास, एक हो गया उच्छ्वास। इसी प्रश्वास और उच्छ्वास को जब मिला देते हैं तो वह बन जाता है श्वासोच्छ्वास। यानी प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। देखिए कह रहा कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन के नहीं मिलने पर श्वसन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं होती है। अतः उस स्थिति में क्या होता है? पायरुवेट का निर्माण होता है और उस प्रक्रिया में एक अम्ल बनता है जिसे लैक्टिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द है पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या है इसे समझिए। देखिए एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसे हम बोलते हैं C6H12O6। तो यही ग्लूकोज जब दो भाग में टूटता है तो उसके भाग को हम लोग बोलते हैं पायरुवेट, C6H12O6। इसे जब जो दो भाग में तोड़ेंगे तो हो जाएगा C3H6O3 और यही पायरुवेट कहलाएगा। ये जो देख रहे हैं C3H6O3 ये पायरुवेट कहलाता है। यानी ग्लूकोज दो टुकड़ा में जब बढ़ता है तो उसी टुकड़ा को हम लोग पायरुवेट के नाम से जानते हैं। पायरुवेट के देखिए सूत्र C3H6O3 होता है। यहाँ पर है साइट्रिक अम्ल। आप साइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़े होंगे कि जितने भी खट्टे फल होता है उस खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इथेनॉल। तो इथेनॉल के भी आप लोग सूत्र याद रखेंगे। इथेनॉल के सूत्र होता है C2H6O, इथेनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र मौजूद रहता है। और रंध्र कहाँ मिलता है? तो यह रंध्र पौधे के जो पत्ती होता है उसमें होता है। जैसे ये पौधे के पत्ती है तो इस पौधे की पत्ती को आप अगर सही से बारीकी से देखेंगे तो इस प्रकार के छोटे छोटे रंध्र मिलता है जिसके सहायता से पौधे गैसों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। अगर रंध्र नहीं दे तो आपको इंग्लिश में देगा एस्टोमाटा। तो रंध्र को ही एस्टोमाटा कहा जाता है और इसके सहायता से पौधे अपना श्वसन क्रिया संपन्न करती है। नेक्स्ट है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। तो जो निश्वास होता है यानी जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो सांस के छोड़ने में हम लोग CO2 मुक्त करते हैं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो उस सांस में ऑक्सीजन होता है, जबकि सांस जब छोड़ते हैं ये जो निश्वास है, इस निश्वास देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिया है और यहाँ पर लिखा है श्वास। तो जो निश्वास है, इस निश्वास का मतलब होता है श्वास को छोड़ना। और जब निश्वास दे निश्वास तो इसका मतलब होता है श्वास को ग्रहण करना। तो निश्वास में हम लोग क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही मात्रा है, 78% तक है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो यह श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाते हैं। श्वसन की परिभाषा हो गया कि वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है? ऊर्जा बनता है और वह श्वसन कहलाएगा। आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है उस श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हमें ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। श्वसन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर श्वसन क्रिया नहीं होगी तो हम लोग को काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलता है वह ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट है, मनुष्य का दायां और बायां नासिकाव्यस्म डैश के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। देखिए आप मनुष्य के जब नाक को देखेंगे तो मनुष्य के नाक कुछ इस तरीके से आप एक सांकेतिक रूप से देख सकते हैं। जैसे इस प्रकार से दो होल होता है, इस प्रकार से मनुष्य के नाक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो दो छिद्र होता है उस दो छिद्र के ऊपर समझिए कि एक तरीका से संरचना होता है और इसी संरचना के द्वारा दोनों ये बटा होता है। आप जब मनुष्य के नाक को देखेंगे तब देखेंगे कि जो मनुष्य के ये नाक है, अब इस टाइप के मान लीजिए मनुष्य के एक नाक है, तो इस मनुष्य के नाक में ये जो छिद्र है, यह छिद्र देखिएगा, छिद्र के जो बीचों बीच हिस्सा है वह यहाँ से एक तरह का पट्टी होता है और इस पट्टी के द्वारा ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों अलग हो जाता है। तो ये जो भाग है, ये जो पट्टी देख रहे हैं, इसी पट्टी को नासा पट्टी बोलते हैं और इसी नासा पट्टी के द्वारा ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नासा पट्टी। नासा पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। पूछेगा श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन क्या होगा? एक अपचयी प्रक्रिया होगा। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का डैश होता है।
तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। यहाँ आप लिख सकते हैं श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, इसे केमिस्ट्री में डिटेल से बताया जाएगा कि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना, ये सारा कुछ आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में वो बताया जाएगा। इसका वीडियो कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में डैश संपन्न होती है। तो श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, 5 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में श्वसन की क्रिया पूरा होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। अतः ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। या कोशिका के जो रसोई घर है वह रसोई घर भी माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। ये कहाँ होता है, तो यह कोशिका के अंदर स्थित होता है। आप जब 9th क्लास में पढ़े होंगे तो इस प्रकार से दोहरी झिल्ली करके आपको इस प्रकार से एक संरचना दिखाई देगा। ये संरचना आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगा बायोलॉजी में। इस प्रकार से देखिएगा, ये जो आकृति है वह आकृति एक माइटोकॉन्ड्रिया के है। ये माइटोकॉन्ड्रिया नीचे देखिए उंगली के आकार के, ये जो नीचे की तरफ लटके हुए हैं चारों तरफ से ये क्रिस्टी है। फिर अंदर की तरफ यहाँ पर इस सभी जगह पर मैट्रिक्स होता है, ये झिल्ली होता है और यहीं पर ऑक्सीजन की श्वसन की क्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है और भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कीटों के डैश में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। तो कीटों के खून में या रक्त में, कीटों के खून या रक्त में, कीटों के खून या रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा रंजक नहीं होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जब किसी भी जीव के शरीर के किसी भी जीव के जो खून होता है अगर उस खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, जो खून होता है उस खून का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो उस जीव में खून तो हो सकता है लेकिन उस खून का रंग लाल नहीं होगा। याद रखिएगा, मनुष्य के खून का रंग लाल क्यों है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो इस हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन की मात्रा होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कीट के जो खून होता है या रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आप अपने घर में कभी कभी देखते हो कि तेलचट्टा को किसी चीज़ से दबने से, पैर से या किसी चीज़ से दबने से मौत हो जाती है। तो जब तेलचट्टा की मौत होता है किसी चीज़ के दबने की वजह से, तो उससे शरीर से एक उजला पदार्थ निकलता है, वास्तव में वो खून होता है, लेकिन उसके खून में चूँकि हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए उसके खून का रंग लाल नहीं होता है। तो जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उन कीड़े मकोड़े के खून में हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे डैश कहा जाता है, इसे गिल कोष्ठ कहा जाता है, इसे गिल कोष्ठ कहा जाता है। मछली इसी गिल्स की सहायता से सांस लेती है और यह जो गिल कोष्ठ होता है इसी गिल कोष्ठ में क्या होता है, यह गिल्स होता है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाएगा, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। याद रखेंगे अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन और इसमें ऊर्जा बहुत ही कम मिलता है, जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को बोलेंगे वायवीय श्वसन। तो जब ऑक्सीजन रहेगा तो वायवीय, नहीं रहेगा तो अवायवीय। नेक्स्ट है जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक एटीपी कहलाता है, एटीपी कहलाता है। एटीपी के फुल फॉर्म हो गया एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये भी याद रखेंगे। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट या एटीपी के क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो कोशिकीय जो ईंधन है वो कोशिकीय ईंधन भी जो ग्लूकोज होता है उसे कहते हैं ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। और ग्लूकोज के सूत्र बताते हैं C6H12O6। ग्लूकोज के जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है। 5वां प्रश्न है संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। तो जो श्वसन क्रिया है वो 2 चरणों में होता है। एक होता है यहाँ पर देखिए श्वसन क्रिया 2 चरणों में होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और यह होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में।
छठा प्रश्न है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अतः जीव को ऊर्जा की प्राप्ति करने हेतु श्वसन की आवश्यकता होती है, यानी वह श्वसन करेगा तभी उस श्वसन के द्वारा उसे ऊर्जा मिलेगा, इसलिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए श्वसन आवश्यक है। नेक्स्ट है, श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया उपोत्पाद पूछ रहा है, तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य उपोत्पाद के रूप में CO2 मुक्त करता है। तो यहाँ पर श्वसन क्रिया की जब भी चर्चा होगा वह यहाँ पर मनुष्य की ही चर्चा होगा, तो मनुष्य CO2 क्या करता है? मुक्त करता है, जबकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो उस जीव के लिए वेस्ट है, बेकार है। तो मनुष्य में CO2 बेकार होता है, उपोत्पाद होता है, बायो प्रोडक्ट होता है, बायो प्रोडक्ट के रूप में CO2 होता है, जबकि पौधों में बायो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, श्वसन के दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? श्वसन को 2 चरणों में करा है। ये 2 चरण हो गया अवायवीय और वायवीय। यहाँ पर खुद लिख लेंगे, श्वसन के 2 चरण हो गया, एक हो गया अवायवीय और एक हो गया वायवीय। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय का मतलब हो गया वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? तो वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर वायवीय श्वसन दिया है, तो वायवीय श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। नेक्स्ट है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में पूरा होता है, वायवीय श्वसन में पूरा होगा। अगला है, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो पौधों में रंध्र होता है, रंध्र यानी कि छिद्र, और इसी छिद्र के द्वारा गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। विसरण का मतलब है स्वतः ही जो गैस होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाती है, मिल जाती है, उसे विसरण प्रक्रिया के नाम देते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है? ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और ये जो जीव है, इस जीव में जो श्वसन होता है वह विसरण के माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होगा। यानी ये एक ही कोशिका वाले जीव है, तो इसमें कोई अंग नहीं होगा, न ऊतक होगा। तो इन सभी जीवों में जो श्वसन होगा वह श्वसन विसरण के माध्यम में होगा, और जो शरीर के बाहरी संरचना होता है, जैसे कि त्वचा हो गया उसका, उसी त्वचा द्वारा डायरेक्ट क्या होता है? विसरण के माध्यम से श्वसन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक तरीका से अमीबा है, तो इस अमीबा का जो शरीर है, जो बाहर में जो शरीर की संरचना है, जो त्वचा है, इसी के द्वारा क्या हो जाएगा? इसका विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है, मछली के श्वसन अंग के नाम लिखें। तो मछली के श्वसन अंग हो गया गिल्स या गलफरा, मछली गलफरा के द्वारा श्वसन करती है। नेक्स्ट है, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। तो जो भी कीट होता है वह कीट ट्रैकिया के द्वारा, यानी जितने भी प्रकार के कीट होते हैं वह कीट ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करती है। जबकि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य फेफड़ा के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। तो मनुष्य के श्वसन अंग के नाम फेफड़ा है, जबकि कीड़े मकोड़े के श्वसन अंग के नाम ट्रैकिया है। नेक्स्ट है, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीट की बात बोला है कि जो भी स्थलीय कीट है उसमें श्वसन के प्रकार क्या है? ये देखिए, वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन, और वायवीय श्वसन किसके द्वारा ग्रहण करता है? ये ट्रैकिया के द्वारा ये अपना श्वसन प्रक्रिया पूरी करती है। नेक्स्ट हो गया, वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिसमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें करके 2 वर्गों के नाम, 2 जीव के नाम नहीं पूछा, 2 वर्गों के नाम पूछ रहा है। तो वर्टिब्रेटा में आप लिख सकते हैं जैसे कि जितने भी मैमेलिया होता है, मैमेलिया मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को दूध पान कराती है, मैमेलिया। तो मैमेलिया वर्ग में फेफड़ा होता है, और जो भी पक्षी वर्ग है जिसे हम लोग एविज बोलते हैं, ये एविज वर्ग, जो एविज वर्ग है, इस एविज वर्ग में भी क्या होगा? फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है। मैमेलिया में आप लिख सकते हैं जैसे कि मनुष्य हो गया, मानव हो गया, मैमेलिया में ही आता है। जितने भी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो गाय बैल भैंस हो गया, ये सब मैमेलिया में आता है। और एविज यानी कि पक्षी में तो बहुत सारे पक्षी के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मोर, कबूतर, तोता वगैरह लिख सकते हैं, ये सब एविज वर्ग में आते हैं, और इन सब में श्वसन की क्रिया फेफड़ा द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। मनुष्य में जो श्वसन क्रिया होता है उस श्वसन क्रिया के प्रमुख अंग के नाम पूछ रहा है। तो मनुष्य के श्वसन अंग के नाम आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य नाक के जो नासिका छिद्र होता है, उस नासिका छिद्र के द्वारा वायुमंडल से क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे गैस
अंदर की तरफ जाती है नासिका छिद्र के द्वारा। तो पहले होगा नासिका छिद्र, फिर होता है लैरिक्स, लैरिक्स, फिर होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया, उसके बाद आता है फेफड़ा। तो ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सभी मनुष्य के श्वसन क्रिया में काम आने वाले प्रमुख अंग हैं। एक हो गया नासिका छिद्र, फिर हो गया लैरिक्स, फिर हो गया ट्रैकिया, उसके बाद फेफड़ा। फेफड़ा में जाने के बाद एल्वियोलाई होता है जिसे वायु कोष्ठ बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन चला जाता है और फिर वहीं से पूरे खून में संचरित हो जाता है। याद रखेंगे नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा, इस सबके डायग्राम के साथ आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें डिटेल्स बताया जाएगा कि कैसे कैसे मनुष्य में, कैसे कैसे पौधे में और कीट मकोड़े में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। तो फेफड़ा में एक होता है प्रश्वास की प्रक्रिया और एक होता है उच्छ्वास की प्रक्रिया, और इसी दोनों की क्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा, मनुष्य में श्वसन की क्रिया पूरी हो जाएगी। तो याद रखिएगा फेफड़ा द्वारा जो श्वसन की क्रिया पूरी होती है वह होता है एक प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट है पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। यह होता है ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका जवाब लिख सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण के द्वारा पचे हुए भोज्य पदार्थ का क्या होता है, ऊर्जा के पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। तो ईस्ट एक जीव होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है और यह किण्वन की प्रक्रिया करती है, किण्वन की प्रक्रिया। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया करती है और इस किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इथेनॉल, जो किण्वन की प्रक्रिया करके और पायरुवेट से क्या होता है इथेनॉल बनाती है। और याद रखिएगा ये जो किण्वन की प्रक्रिया है ये ईस्ट में होता है। यह हमेशा पूछा जाता है किण्वन की प्रक्रिया किस में होगा, तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तब हम लोग के मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें ऐंठन शुरू हो जाता है। जब हम ज़्यादा हार्ड वर्क करते, मेहनत करते हैं, तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी में अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। आपको बताए थे कि जो अवायवीय श्वसन होता है, इस अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा कम मिलता है। अतः कम ऊर्जा मिलने की वजह से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारी मांसपेशियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट है ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। ये जो ग्रसनी है यह ग्रसनी स्वर यंत्र या लैरिक्स, स्वर यंत्र या लैरिक्स ये स्वर यंत्र या लैरिक्स में क्या होगी, यह खुलेगी। याद रखेंगे स्वर यंत्र या लैरिक्स में यह क्या करेगी। यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर का आंसर है ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलेंगी, तो ग्रसनी स्वर यंत्र या लैरिक्स में जाकर के खुलती है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। तो प्रत्येक जो श्वसनी है यह, इसका 26 नंबर का आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। जब मनुष्य के, ये आप लोग समझे कि ट्रेकिया है और ट्रेकिया बना है उपास्थि के अपूर्ण वलय से, यही क्या होगा आगे जाके दो भाग में बढ़ जाती है। मनुष्य में चूंकि दो फेफड़ा है तो यह क्या होगा ट्रेकिया दो भाग में बढ़ जाती है। ये मान लेते हैं कि मनुष्य के दो फेफड़ा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये दो फेफड़ा हो गया मनुष्य के, यही पर ट्रेकिया दो भाग में बटेगी और यहाँ से जाने के बाद जो श्वसनी है, ये जो ट्रेकिया आगे जाकर श्वसनी बटेगी और यही श्वसनी आगे जा करके बहुत सारे शाखा में बढ़ जाती है, बहुत सारे शाखा में क्या होगी बढ़ जाएगी। और इस जो बहुत सारे शाखा है, छोटे छोटे शाखा है, उसे हम लोग बोलते हैं श्वसनिका, श्वसनिका बोलते हैं। तो जो ये श्वसनी हो गया और आगे जाके वह श्वसनिका कहलाता है। इंग्लिश में एक होगा ब्रोंकस और यही ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है, ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है, ब्रोंकियोल्स। आप इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, इंग्लिश नाम से पूछा गया है। यानी ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस आगे जाके बहुत छोटे छोटे भाग में बढ़ जाएगा जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा करके प्रत्येक श्वसनी, तो श्वसनी जो है वो श्वसनिका में बढ़ जाएगा, श्वसनिका में, या उसे बोल देते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो यह फेफड़ा है वह फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में स्थित होता है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न वक्ष गुहा के पृष्ठ भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या बोलते हैं। तो इसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये जो फेफड़ा देख रहे हैं, इस फेफड़ा के इधर नीचे की तरफ एक संरचना होती है, इसी संरचना को हम बोलते हैं डायफ्राम। और ये डायफ्राम भी सांस लेने में हेल्प करता है। जब इंसान सांस
क्या करता है, छोड़ता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ हो जाता है, और जब इंसान सांस लेता है तो ये डायफ्राम नीचे की ओर हो जाएगा। और इसी डायफ्राम की सहायता से भी श्वसन क्रिया, इस श्वसन की क्रिया होने में इसका भी क्या योगदान है। और ये फेफड़ा के क्या होता है, नीचे की ओर स्थित होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन मनुष्य के खून में स्थित होता है। मनुष्य के खून में कहे तब, या ब्लड में कहे तब, रक्त में या रुधिर में, सब बात एक ही है। मनुष्य के रुधिर में, रक्त में या खून में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से मनुष्य के खून का रंग लाल होता है। अंतिम नंबर प्रश्न है, रक्त में फेफड़े से आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, करा कि रक्त में फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसे हम लोग उच्छ्वास बोलते हैं। उच्छ्वास बोलेंगे। उच्छ्वास का मतलब है सांस को छोड़ना। सांस को जब हम छोड़ते हैं तो हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं उच्छ्वास। तो करा कि रक्त से फेफड़े में खून से क्या होता है, खून ऑक्सीजन को ढोता भी है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है शरीर के कोशिका में, उसे पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को खून लेके आता है, और वह फेफड़ा के पास जब आ जाता है तो फेफड़ा क्या करता है, उस CO2 को बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकाल देगा किस क्रिया द्वारा, तो ये बाहर निकालता है जो सांस हम लोग छोड़ते हैं उस क्रिया के द्वारा, और उसी को हम बोलते हैं उच्छ्वास। यानी कि सांस जब छोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं उच्छ्वास, और जब सांस लेते हैं तो उससे बोलते हैं प्रश्वास। तो उच्छ्वास की क्रिया द्वारा जो वायु बाहर निकलेगी उस वायु में क्या होगा, CO2 होगा। इस तरह से हम लोग अति लघु उत्तरीय तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।